की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में, वो यहाँ पर क्या क्या है। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अपने एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, ये है ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो वो यहाँ पर दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे अपन एटम एंड न्यूक्लियर। ये दोनों अलग अलग चैप्टर है, लेकिन अपन एक ही पढ़ेंगे क्योंकि एटम के अंदर ही न्यूक्लियर होता है, मतलब सारा जो स्टोरी है वो थोड़ा सा एक दूसरे से मैच करता है, तो हम एटम एंड न्यूक्लियर। थर्ड यहाँ पे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरे, और फोर्थ पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे लास्ट फील्ड जिसे बोलते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम ओवरऑल इस वाले पूरे के पूरे इसमें हमें 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसमें ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, ये भी छोटा चैप्टर है, और ये दोनों भी काफी इजी है, कुछ है नहीं। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम भी कुछ नहीं है, बस सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है, बाकी सब ये बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लिखिएगा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हटा दे रहे हैं। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहां पर सबसे पहला जिसे आता है बोलते हैं हम फोटोन। फोटोन यहाँ पे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, ये फोटो का मतलब यहाँ पे हम फोटोन की बात करें। फोटोन एक टाइप का लाइट पार्टिकल होता है। तो लिखिए फर्स्ट इससे डेफिनेशन हमारी फोटोन। फोटोन में फोटोन इज डिफाइंड एज द पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब फोटोन को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं बेटा अपन, ये टाइप का एनर्जी का क्या है, पैकेट है। आ रहे समझ में, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज डिफाइंड एज द पैकेट ऑफ एनर्जी। अब देखो यार क्या होता है, अगर मैं बात करूं, आपने कभी जैसे मान लो आपने मैंने एक वर्ड बोला था कि जो लाइट रे मतलब लाइट जो है वो दो नेचर शो करता है, एक तो पार्टिकल भी और साथ में वेव हम पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। लेकिन पार्टिकल का मतलब होता है बेटा, ये एक्चुअली सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था हमें कि जो लाइट जो है वो क्वांटम है, मतलब क्वांटा है। क्वांटा मतलब जो फोटोन है ये एनर्जी के पैकेट्स है, और इनका इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इस बोर्ड पे। तो वो भी हम, तो वहां से भी हमें ये पता चला कि भैया जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर तो करता ही है, एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। जैसे बोलते हैं ना इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोटोन। अरे बस समझ, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स वगैरह जो होते हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहां पे क्या लगता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगता है। सोलर पैनल पे लाइट जो है मतलब फोटोन गिर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएंगे, वहां से उनका यहाँ से उनका इमिशन करवाएंगे, मतलब मोशन करवाएंगे, और जिससे हमें यहाँ पे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मिलने लग जाती है। बात समझ आ गई मेरी? तो चलिए हम बात करें तो फोटोन क्या होता है बेटा। फोटोन को किस तरह डिफाइन करते हैं अपन, एक टाइप के एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। आ रही बात समझ में? आगे लिखिएगा फोटोन एनर्जी। अगर फोटोन है तो फोटोन एनर्जी, यहां पर ये एक्चुअली प्लांक ने दिया था। प्लांक ने बोला था कि एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम इसको इक्वल टू करते हैं तो प्लांक कांस्टेंट आता है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू किसी बंदे को पता है? कोई भी यहाँ पे इसको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं? पता तुम्हें प्लांक कांस्टेंट 9 अच्छा 9 पॉइंट होता है, 6 माइनस 34 जूल 6.63 into 10 to the power -34 जूल into सेकेंड। तो लिख लीजिएगा ये। अब इसे फोटोन एनर्जी बोलेंगे बस E = x।
एक फोटोन की एनर्जी है ये, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग, धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसी को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बेटा, इक्वल टू एच, ये पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी को अपन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ लिख सकते हैं क्या? यस सर, पढ़ाया था हमने। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। क्या लिखेंगे बेटा, एच सी अपॉन लैम्डा। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। फोटोन एनर्जी, आपको अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ पता हो या फ्रीक्वेंसी पता हो तो क्या मतलब आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, उसके फोटोन की एनर्जी? यस। अगर मैं मालूम बोलूं आपको 6000 एंगस्ट्रॉम वगैरह तो आप निकाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। आप इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे। जब भी अगर हमारा कोई एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हमें एक सिंपल सा फार्मूला यूज करना है, इक्वल टू होता है 12400 डिवाइडेड बाय, अगर लैम्डा हमने डायरेक्ट यहाँ पे जो पुट करनी है वो एंगस्ट्रॉम में, तो हमारी जो एनर्जी आती है वो किसमें आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हो क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुना है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, यस, एनर्जी की यूनिट होती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 into 10 to the power -19 जूल। बात समझ में आ गई? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग? 1.6 into 10 to the power -19 जूल। तो अगर यहाँ पर अगर हमें वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी, जैसे मैंने बोला कि आपको भैया 4000 एंगस्ट्रॉम, तो मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह 4000 रखूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या 12400 में मतलब मैं 4000 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी एनर्जी आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा? तब मैं 12400 में अगर मुझे एनर्जी गिवन हो तो यहाँ पे एनर्जी किसमें रखना है अपने को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अपने को जो वेवलेंथ आएगी वो किसमें आएगी? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जानते हो ना कितना होता है? यस, 10⁻10। वेरी गुड। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है हमारा 10 to the power -10 मीटर। इज दैट क्लियर? तो ये इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही कमाल की चीजें हैं और हमें आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है, मतलब एक एक बेसिक चीज को यहाँ पे समझना है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे मैं जो फोटोन एनर्जी है हमारी, फोटोन एनर्जी को मैं यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है अपना एच होता है, एच म्यू। तो कभी मैं ई लिखूं तो आपने समझ जाना कि वो एच की बात कर रहा हूं, ठीक। एच क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपना जो म्यू क्या है यहाँ पे? बताओ। फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। अगर मुझे वेवलेंथ दे रखी हो तो भी अपन निकाल सकते हैं क्या? यस। मैंने म्यू की जगह c by लैम्डा किया था, तो अपना इक्वल टू कितना आया था? sc by लैम्डा। अगर मुझे वेवलेंथ किसी में भी दिया होगा, पहले मैं उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा। सारे बात समझ में? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के बाद मैं 12400 में उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। कोई बंदा अगर मुझसे जूल में पूछेगा तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिख दूंगा? 1.6 में। बात समझ में आ गई मेरी? तो यहाँ पे इतना सा आपको याद रखना है, बिल्कुल बेसिक है ये। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई पार्टिकल के पास मास नहीं है तो क्या फिर भी उसके पास मोमेंटम हो सकता है? यस और नो? यस। कैसे बताओ? लाइट पार्टिकल जो होती है उनके पास मास नहीं होता है। अगर हम रेस्ट में एक मास दे तो वो उनका जो मास होता है वो कितना होता है? 0। जैसे अगर किसी लाइट पार्टिकल को हम इस तराजू के ऊपर रखें तो उसका मास कितना वो करेगा? 0। आ रहेगा समझ में? लेकिन फिर भी उसके बाद मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम तो अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने इक्वल मास इक्वल है ना, इक्वल टू mv पढ़ा है अपन। यस, मास इक्वल टू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर लाइट पार्टिकल्स के पास मास नहीं होता है, फिर भी मोमेंटम कैरी करते हैं। अच्छा, कोई चीज अगर काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रही है तो एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो साथ में क्या मोमेंटम भी कैरी कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हो। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे देखो क्या क्या सीन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मोमेंटम, ठीक। मोमेंटम आपने डी ब्रोगली इक्वेशन को पढ़ा है क्या?
नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ ना आपने डी ब्रोगली इक्वेशन नहीं पढ़ी नो सर यार डी ब्रोगली ये होता है भैया डी ब्रोगली इक्वेशन ये है कि आप बेटे लगा कि आप पढ़ चुके हो कि जो मोमेंटम होता है ना बेटा वो होता है h अपॉन लैम्डा क्या होता है h अपॉन लैम्डा इसको प्रूफ भी कर सकते हैं देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दिया था इक्वल टू क्या mc स्क्वायर दिया था mc स्क्वायर यस अभी अपन ने पढ़ा h म्यू यस आ रहा है समझ में mc स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे h म्यू h ये c बाय लैम्डा लिख सकते हैं क्या Yes. तो यहाँ से c से c क्या हो गया Yes, sir. अच्छा मास इनटू वेलोसिटी इसी को मोमेंटम बोलते हैं यस h अरे बात समझ में यस ये मैं पढ़ा अरे एनर्जी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था ना यार ये हमने पढ़ा है ये स्क्वायर mc स्क्वायर क्लियर है Yes. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो भी है तो चलिए भैया हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो p इक्वल टू यहाँ पे h अपॉन लैम्डा अच्छा एक बात बताओ यार एनर्जी सारे बच्चों ने क्या पढ़ा है बेटा आपने पढ़ा होगा hc अपॉन लैम्डा पढ़ा है क्या यस तो मैंने h अपॉन लैम्डा का या मोमेंटम तो इस c को नीचे भेजो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p बाय c अरे बात समझ में यस तो कभी भी अगर तो यहाँ पे इसे भी मोमेंटम के बराबर है यस तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोमेंटम तो p बराबर कहीं पर भी अगर मुझे एनर्जी दे रखा हो तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मोमेंटम आ जाएगा यस नहीं आई मेरी बात समझ में आगे बेटा p इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होती है यार c को नीचे जाए h अपॉन लैम्डा भी प्रूफ किया था मैंने ये इसका मोमेंटम के बराबर होता है तो यहाँ से मोमेंटम e बाय c तो कभी भी अगर मोमेंटम आए तो इस तरह से कर देंगे बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया अब मैं बात करता हूं कुछ छोटी छोटी चीजें ही पढ़ेंगे अपने यहाँ पे अभी फिर बाद में अपन एकदम पावर का मतलब क्या होता है सभी को पढ़ा होगा ये 11th क्लास में वर्क डन हां वर्क डन Per unit time. Per unit यस time. या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम यस तो अगर मुझे किसी का पावर पूछा है तो मैं क्या करूंगा एनर्जी में टाइम से एनर्जी की अगर एक फोटोन की मुझे पावर पूछी है तो एक फोटोन एनर्जी अगर मुझे पावर दे तो क्या होता है यहाँ पे ई की जगह क्या रखेंगे h म्यू h म्यू अरे h म्यू अपॉन t यस वैल्यू पावर के बाद जो यहाँ पर एक और वर्ड यूज होता है इंटेंसिटी ठीक इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं अभी पूरे वेवऑप्टिक्स में इंटेंसिटी वर्ड यूज किया आपने इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया क्या होता है पावर पर यूनिट एरिया बात समझ में आ गई तो पावर पर यूनिट एरिया को ही हम बोलते हैं यहाँ पे मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर इसका जो ये होता है वाट पर मीटर स्क्वायर वाट किसका पावर का होता है ना यस पता है सबको वाट Yes. पावर पढ़ चुके हैं अपन यहाँ पे तो वाट पर मीटर स्क्वायर इसका जो यहाँ पे यूनिट होता है तो यहाँ पे इंटेंसिटी अच्छा पावर को अपन एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या यस तो मैं पावर को अगर मैं यहाँ पे एनर्जी अपॉन टाइम लिखूं तो यहाँ पे ये क्या E अपॉन 80 आ जाएगा यस सर आ रही बात समझ में यस कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक नो सर तो अभी अपन ने मोमेंटम पावर इंटेंसिटी ये सारी चीजें क्लियर है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमारा एक जो होता है फोर्स क्या क्या होता है बताओ जरा अरे बस समझ अब अगर फोर्स समझने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें समझना है ये एक आपको एनसीईआरटी वगैरह में इतना नहीं है लेकिन आप यहाँ पे समझना है एक पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है देखो यहाँ पे तीन तरह के सरफेस मैं तो बोलता हूँ 3 तरह के सरफेस होते हैं यहाँ पे एक तो होता है यहाँ पे प्योर एब्जॉर्बर क्या होता है प्योर एब्जॉर्बर मतलब जो जिसे मतलब जो भी अगर लाइट इसके अंदर आई तो वो पास नहीं करने देगा आगे वापस दूसरा रिफ्लेक्ट नहीं आ रही ना समझ में एक मैं बात करता हूँ प्योर रिफ्लेक्टर प्योर रिफ्लेक्टर मतलब क्या होता है पूरी रिफ्लेक्ट लाइट आई वापस यू टर्न ले लिए यस आ रही बात समझ में और अगर इसे बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्टर आधी एब्जॉर्ब कर एंड पार्शियल एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर ठीक अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि यार कुछ लाइट जैसे मान लो यहाँ पे 100% कुछ आई एनर्जी आई अरे समझ में तो जैसे मान लो कि यहाँ पे इसने कुछ परसेंट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया मतलब मान लो कि ईटा टाइम इसने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ से इसने 1 माइनस ईटा टाइम यहाँ पे इसने क्या कर दिया हुआ है रिफ्लेक्ट कर दिया ईटा कोई भी मतलब एफिशिएंसी होता है जैसे मान लो कि ईटा की वैल्यू है वो है 40%
तो 40% तो यार 40% को क्या लिखते हैं अपन 0.4 लिखते हैं क्या? Yes. अरे 40% का मतलब होता है 40 डिवाइडेड बाय 100 100 तो 0.4 तो 0 तो 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 इसने क्या किया होगा रिफ्लेक्ट किया होगा। अरे मेरी बात समझ अब देखो यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये अगर जेई वालों के लिए तो मतलब ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल एडवांस में भी पूछते हैं इस टाइप का देखो अगर मैं प्योर एब्जॉर्बर की बात करूं बेटा तो हमने पढ़ा है कि एक बात बताओ यार यहाँ से जो आ रहा है इस तरह से ये ठीक है तो इसके पास एक मोमेंटम है E by C यस है ना प्लस माइनस कुछ नहीं मान लो अब इसको प्लस मान लो इसको माइनस जो भी आप मान लो एनी हाउ एनीथिंग अब यहाँ पे बात करो कि भैया यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे इसका जो P इनिशियल तो ये था है ना ये वाली डायरेक्शन के में माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं Yes. अरे मोमेंटम कैसी यार कैसी क्वांटिटी होती है बताओ जरा वेक्टर क्वांटिटी होती है Yes. तो अगर इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो इसको क्या मान लूं Negative. अच्छा P इनिशियल मैंने माइनस E by C लिया P फाइनल क्या 0 हो जाएगा Yes. क्यों क्यों हो जाएगा 0 अरे मेरी बात समझ में तो हमने जो फोर्स जो पढ़ा है सारे बच्चों ने फोर्स पढ़ा है भैया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड इक्वेशन इसको क्या न्यूटन सेकंड ये न्यूटन सेकंड ना यस चलिए तो डेल्टा P अच्छा डेल्टा P यहाँ पे कितना हो जाएगा P फाइनल की जगह 0 रख दूं माइनस 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 प्लस E by C ये हो जाएगा क्या बेटा अरे बात समझ में E by C अच्छा डेल्टा P में डेल्टा T से टाइम्स डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या फोर्स आ जाएगा क्या मेरा Yes. तो फोर्स इन केस ऑफ प्योर एब्जॉर्बर जो होगा वो जाएगा डेल्टा P तो कितना है अपना बेटा E by C और उसमें किससे डिवाइड कर दूं टाइम से अरे फोर्स का मतलब क्या होता है मोमेंटम मोमेंटम टाइम Yes. चेंज मोमेंटम कितना है E by C. उसमें किससे डिवाइड कर दिया Time से. टाइम से डिवाइड कर दिया अरे मेरी बात समझ में Yes, आया yes. चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्टर की अच्छा P इनिशियल माइनस E by C अच्छा P फाइनल कितना हो जाएगा बताओ जरा माइनस के लिए प्लस हो जाएगा Yes, plus हो जाएगा. इधर आते हैं माइनस रिफ्लेक्शन के बाद ये अपोजिट टर्म मिलेगा Plus. तो ये हो जाएगा प्लस का E by C आप मुझे डेल्टा P निकाल के बताओगे कितना हो जाएगा बताओ जरा E by C माइनस 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 प्लस E by C 2 E by C हो गया क्या? Yes. अरे E by C हाँ, फाइनल माइनस अरे इसमें से माइनस कर दो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अपना डेल्टा P जो आ गया यहाँ से ये क्या बेटा 2E by C आया क्या Yes. तो यहाँ पे बताओ फोर्स ऑफ रिफ्लेक्टर का कितना जाएगा प्योर रिफ्लेक्टर 2E by C और फिर into टाइम T से में डिवाइड कर देंगे अरे बात समझ में Yes. अच्छा तो किस पे कोई भी अगर लाइट के बीम्स है वो किस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मतलब एक प्योर एब्जॉर्बर पे या प्योर रिफ्लेक्टर पे प्योर ऑब्जर्वर Reflector. 2 टाइम्स आ रहा है Yes. मतलब अगर कोई जैसे हमारा मिरर होता है ना प्लेन मिरर पे ज्यादा फोर्स लगाता है इस कंपैरिजन इस वाले बोर्ड के अरे बात समझ में क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन वो रिफ्लेक्ट करता है तो ये क्या होता है ज्यादा फोर्स इस पे अप्लाई करता है कितने टाइम्स यहाँ पे 2 अरे बात समझ में एब्जॉर्बर के लिए E by T होता है और यहाँ पे सॉरी E upon CT होता है यहाँ पे 2 E upon CT होता है क्लियर है बेटा अच्छा अगर मैं पार्शियल की बात करूं कि यहाँ पे 100% एनर्जी यहाँ पे आ रही है ईटा टाइम से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रही है और 1 माइनस ईटा टाइम जो है वो यहाँ पे मतलब वो हो जा रही है हमारी रिफ्लेक्ट हो जा रही है रिफ्लेक्ट और ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है ऐसे कुछ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा अच्छा एब्जॉर्प्शन का फोर्स कितना है अपना E by C और रिफ्लेक्शन का 2E by C. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स इस केस में जहां पर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है तो इस केस में अपन ऐसा लिख सकते हैं ईटा टाइम्स ऑफ कितना एब्जॉर्ब हो रहा है कितना फोर्स बताओ जरा E अपॉन CD हाँ. प्लस कितना टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 1 माइनस ईटा कितना रख दो इसकी जगह 2E अपॉन CD अरे फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन अरे बात समझ में अरे दोनों प्रोसेस हो रही है ना यार यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है साथ में रिफ्लेक्शन मैंने दोनों को ले लिया मैंने बोला इतना टाइम से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है 1 माइनस इतना टाइम से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये वाला फोर्स ठीक है क्लियर है Yes. चलिए तो इसको नोट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं अब देखो यार यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है जैसे पहला आप मुझे इतना बता दो कि आप लोग जैसे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनसे तो वाकिफ हो ना
Yes. वेवलेंथ क्या होती है? किसी भी वेव में एक साइकिल में कंप्लीट किया गया डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ कहलाता है, है ना? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ द वेव्स इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, है ना? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? 1/, वो है। यस, मतलब फ्रीक्वेंसी वर्ड होता है 1/time। ये वाली थोड़ी थोड़ी चीजों से आप आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। अब देखो यार, अब यहाँ पे नेक्स्ट वन देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन और दिल्ली एनर्जी। एक ही नाम, तीन नाम है, मतलब है तीनों का क्या है? एक ही काम है। अरे बात समझ में? तीनों का काम एक ही है, दिल्ली एनर्जी बोलते हैं। अब देखो यार, हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, उसका एक्सपेरिमेंट। उससे पहले हम कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर लें। तो लिखिएगा, नेक्स्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, इसे वर्क फंक्शन बोलते हैं या फिर दिल्ली एनर्जी बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे फाइन नोट से यहाँ पे वो करते हैं। जैसे हमारा कोई एक प्लेट है इस तरह से, इस पे हम फोटोन इमिट कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं इस तरह से। तो आप कहते थे इस पे डेफिनेशन को कहते हैं, पूरा ये पूरी पार्ट ये चैप्टर ऑलमोस्ट। तो लिखिएगा सबसे पहले पहले इसमें क्या लिखना है, लिखिएगा द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, by the internal electron, the energy required by the internal electron the energy required by the internal electron to come on the surface is known as work function. जैसे मान लो कि यहाँ पे से हमें यहाँ से क्या करना है? दिल्ली जाना है, ठीक है? हमें यहाँ से दिल्ली जाना है। अभी हम यहाँ पे जहाँ पर भी है ये हमारा कहाँ है, और यहाँ से दिल्ली जाना है। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या वडोदरा के हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। यस, ठीक है? यहाँ से एयर पकड़ेंगे, एयरलाइंस की कोई भी एरोप्लेन पकड़ेंगे और हम यहाँ से क्या कहाँ पहुंच जाएंगे? दिल्ली। तो पहले तो ये जो वडोदरा एयरपोर्ट है ये एक्चुअली क्या सरफेस है। तो जब भी हम किसी भी मेटल सरफेस पर, जब हम यहाँ पे फोटोन एनर्जी यहाँ पर इस पे इंसिडेंट करते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर प्रेजेंस है, उस इंटरनल इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? वर्क फंक्शन। मतलब ये इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन बेटा? वर्क फंक्शन। याद रह जाएगा यार ये? क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन? एक और बार तो बताएगा मुझे। एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन द सरफेस। आगे बात में मतलब सरफेस पे आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क फंक्शन। बात समझ में आ गई? क्या लिखा है अपन ने? एनर्जी रिक्वायर्ड नोन एज इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया ये? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, फाई नोड बोलते हैं। तो इसे हम Hc अपॉन लैम्डा नोड भी लिख सकते हैं या फिर h म्यू नोड। आएगा समझ में? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इसी में, वर्क फंक्शन of any metallic surface, हम सीरियम का यूज करते हैं जनरली। वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटलिक सरफेस only depends upon nature of the metal,
नेचर ऑफ द मेटल। इस पे डिपेंड करता है बेटा मेटल के नेचर पर। अब एक बात बताओ यार, किसी में इलेक्ट्रॉन सरफेस पर बड़ा आसान होता है, जैसे सीजियम क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, Yes. कर देता है। अरे बात समझ में, मतलब जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो उतना ही अच्छा, मतलब यहाँ पर इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसकी जो वर्क फंक्शन उतनी अच्छी होती है, मतलब अरे बात मतलब बहुत ही कम होती है। सीजियम 0.04 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ही ना के बराबर होती है, लेकिन जिसकी वर्क फंक्शन जितनी कम, मतलब सरफेस, जैसे मान लो एक बात बताओ यार, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। यस, तो जैसे मान लो आपको ये दिल्ली भेजना है, पहले तो मुझे आपको यहाँ से वडोदरा एयरपोर्ट तक जाने के लिए मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, Yes. है ना, ताकि आप, और वहां से आपने एरोप्लेन में मतलब अच्छा जो बाकी बची हुई एनर्जी होती है, फिर ये यहाँ से जैसे मान लो आपने इसको ज्यादा एनर्जी दी, तो पहले तो ये क्या करेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाएगा और फिर यहाँ से सरफेस से कहाँ कर जाएगा, बाहर जंप कर जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब बाकी की एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में यूज करता है ये। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है। वैसे हम इसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ आप कि वर्क फंक्शन का जनरल मीनिंग आपको समझ में आया? क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर से आगे सरफेस तक आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसे फाइव नोट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? क्लियर है बेटा? अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन है, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स शीट, मतलब जो भी हम मैट्रिक्स सरफेस यूज करें उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये हम कितनी लाइट इंसिडेंट करें उससे उसको कोई लेना देना नहीं, उसे एक स्पेसिफिक एनर्जी लगेगी अंदर से सरफेस तक आने की। सारी बात समझ में? मतलब ये उसकी जो होती है किसी भी मेटल शीट के लिए अपने लिए कांस्टेंट होती है, अगर हम दूसरी मेटल शीट यूज कर लेंगे तो फिर वहां पे उसकी कुछ और हो जाएगी। तो मतलब ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, इसको यहाँ पे इंसिडेंट लाइट या किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात समझ में? तो लिखिएगा नेक्स्ट वन, यहाँ पे तो अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी तो पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट लिखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी मैं बताता हूँ आपको। अरे सबसे पहले एक बात बताऊँ मुझे, मान लो कि इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो hν नॉट है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इसकी कितनी है, hν मेटल जो कि कांस्टेंट होती है। अगर ये hν नॉट से अगर अपन को इंसिडेंट लाइट है अगर वो hν नॉट से कम ले तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन तो उसको सरफेस तक आने के लिए मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको। आरे बात समझ में? अपने को इसको अगर यहाँ से बाहर भगाना है तो क्या मुझे इसको कम से कम hν नॉट से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? आरे बात समझ में? अगर मैं ऐसे कम दूंगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई आपको कि मुझे अगर किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कराना है तो मुझे मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। आ रही बात समझ में? अगर मैं उससे कम एनर्जी दूंगा, जैसे यार तुम्हें यहाँ से दिल्ली भेजना है और अगर मैं आपको वडोदरा एयरपोर्ट से पहुंचने में जितने पैसे लगते हैं उससे मान लो यहाँ से वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचने आपको यहाँ पे 100 रुपीज लगता है मान लो, अगर मैं आपको 50 दूं तो आप तो वडोदरा एयरपोर्ट तक भी जा नहीं पाओगे। मतलब हम जब सरफेस तक ही नहीं जा पाएंगे तो आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले कभी भी अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो पहले हमें उसको जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से वो ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो चलो तो उसे इंटरनल से सरफेस पे आने में लगेगा, तो बाकी की एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सारे बच्चों को? तो अगर यहाँ पे hν लेस देन hν नॉट होता है तो देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कब पॉसिबल होगा, अगर hν ग्रेटर देन इक्वल टू hν नॉट हो तो यहीं पर किसी केस में यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होगा बेटा, बताओ जरा, पॉसिबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कब पॉसिबल होगा कि हमारी जो hν होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, hν, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। वापस रिवर्स जाओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी वह एनर्जी होती है भैया जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन इंटरनल से मतलब सरफेस पे आ रहे हैं। समझ में? अगर हम उस पर इंसिडेंट लाइट अपन यहाँ पर बरसाए
और उस इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो कभी भी वहां पे वो इलेक्ट्रॉन कभी अंदर से बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो वो बाहर फिर यहाँ से जंप करके बाहर कैसे जाएगा? आ रही बात समझ में? तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम से कम उससे ज्यादा या इक्वल उसके एनर्जी देना पड़ेगी, तभी वो मेरे सरफेस पे आएगा और सरफेस से थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाएगी, उसको लेके वो बाहर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो फोटो एक, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर मुझे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो जो इंसिडेंट एनर्जी है, मतलब जो इंसिडेंट समझते हो ना भैया, इंसिडेंट एनर्जी है, उस इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए कौन सी एनर्जी से? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन या फिर डेली एनर्जी। इज दैट क्लियर? यस। अच्छे समझ में आ गया? Yes. अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, इसे हम यहाँ पे म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिखिएगा इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम frequency of incident light, the minimum frequency of the incident of light, so क्या बोला? incident light, the minimum frequency of the incident light, for that photoelectric effect can be possible. For that photoelectric effect can be possible. मिनिमम नहीं आई मेरी बात समझ में? अच्छा, मिनिमम मैंने बोला, इसका मतलब कि मिनिमम उतनी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? है ना? तो मिनिमम इतना तो मुझे देना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाए। इससे कम दूंगा तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो याद रखें, अगर किसी की भी थ्रेशोल्ड, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मान लो आपको कोई एनर्जी, अपन ने थ्रेशोल्ड एनर्जी में निकालना सिखाऊंगा आपको, वैसे मैं सिखा चुका हूं 12000 मैंने फार्मूला लिखा था 12000, वहां पे लैम्डा दे रखा होता है, वहां से अपन यहां से निकाल लेंगे कि भैया हमारी एनर्जी, अगर अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देती है, बताऊंगा आगे। तो उसमें अगर बोला कि भैया जो आपने कभी भी कोई क्वेश्चन में दे रखा हो, आप पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा या इक्वल होगी तभी फोटोइलेक्ट्रिक पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब नो पॉसिबल, कोई इमिशन ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, यहां से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक और लास्ट लिख लीजिएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए भाई, यहाँ पे वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या एनर्जी? यस। मतलब आ रही बात समझ में? यस। तो लिखिएगा, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट the maximum wavelength of incident light for that photoelectric effect can be possible is known as threshold wavelength, is known as threshold wavelength. Photoelectric effect is possible. Can be possible, मतलब जिससे हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो सके, तो वही क्या होती है हमारी। तो यहां से आज की क्लास होती है हमारी भैया। अब मुझे जल्दी जल्दी जो मेरा हमने पढ़ाया वो वापस थोड़ा रिवर्स देते हैं, थोड़ा सा वापस जाओ, बैक टू द पास्ट। सबसे पहले अपन ने सबसे पहले मैंने पढ़ा था फोटो एक टाइप का एनर्जी बंडल होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, याद रखा से क्लियर है। उसके बाद और आगे पढ़ा तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? इक्वल टू E is equals to h mu, या ऐसे hc अपॉन लैम्डा लिखते हैं क्या? Yes. h वैल्यू कितनी होती है? 6.63 into 10 to the power minus 34 यूनिट होती है joule per second, joule into second. राइट।
उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने वापस आगे बढ़ाया था, तो अगर कोई भी पार्टिकल इसके पास मास नहीं है, क्या उसके पास फिर भी मोमेंटम हो सकता है? Yes. कौन है वो? Light. लाइट पार्टिकल, जिसे फोटोन बोलते हैं। अरे बस Yes. अच्छा, फोटोन का जो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? E/c. E/c या h/λ, यही पढ़ा है हमने। उसके बाद और आगे पढ़ा था मैंने, पावर पढ़ाया आपको, Yes. इंटेंसिटी पढ़ाया मैंने आपको, Yes. फोर्स पढ़ाया मैंने आपको। Yes. फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्योर एब्जॉर्बर, प्योर रिफ्लेक्टर, partial absorber, partial partial। और तीनों के कैसे यहाँ पे? अच्छा, सबसे ज्यादा फोर्स अच्छा रिफ्लेक्टर के केस में लगता है या फिर एब्जॉर्बर के? Reflector. टू टाइप, तो यहाँ पे मोमेंटम वेरी करता है। अरे बस समझे? Yes. चलिए, उसके बाद और आगे पढ़े थे अपन ने, क्या पढ़ा था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? मतलब उसे अंदर से यहाँ से लेके दरवाजे तक जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? बस सरफेस आने के लिए जितनी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो सके, ये भी समझ में आ गया। और यहाँ पर भी अगर hν मतलब जो इंसिडेंट लाइट उसको अपन कम देंगे, तो उस केस में कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इससे हमें ज्यादा है या फिर ग्रेटर देन या इक्वल देनी पड़ेगी, तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वो समझ में आ गई? ये थी आज की क्लास। आई थिंक सो कि सारे बच्चों को अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए बेटा, तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम।